करते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। आप अगर आज मिस कर गए इन खबरों को तो आपको बताएंगे। पहले बात होगी मुख्यमंत्री गहलोत के ताबड़तोड़ दौरों की और फिर बताएंगे आपको कि इस तरह से सीएम ने अलवर और जयपुर के शाहपुरा में अपनी बातों को रखा सामने। फिर बात जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर हो रही राजनीति पर और मामले पर आपको नेताओं के रिएक्शन भी सुनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, वो भी अपडेट देंगे। इसके बाद बात होगी बुलडोजर के एक्शन की और देखेंगे कि किस किस जिले में अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और आखिरी में आपको तस्वीरें दिखाएंगे गाय की लाइव हमले की, किस तरह से आवारा गाय ने राहगीर पर हमला कर दिया। रहेगी नजर सभी खबरों पर। इसके अलावा और भी आपको दिखाएंगे बाकी खबरें राजस्थान की। लेकिन पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज की। अभिमन्यु पूनिया बने हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। बड़ी खबर, जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है परिणामों की। अभिमन्यु पूनिया को 2,30,000 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर सुधींद्र मुंड को, जिन्हें 1,97,000 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे हैं यशवीर, जिन्हें 1,59,000 वोट मिले हैं। और अभिमन्यु पूनिया ने बाजी मार ली है और वो अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष घोषित हुए हैं। बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस खबर को ब्रेक करते हुए अभिमन्यु पूनिया को सबसे ज्यादा वोट मिले और इसीलिए उनको अब जिम्मेदारी भी बड़ी मिली है। 2,30,000 वोट हासिल किए हैं अभिमन्यु पूनिया ने। तो लगातार संगठन में बदलाव और संगठन में नियुक्तियों का दौर, बदलाव तो नहीं, नियुक्तियों का दौर लगातार एक तरह से कांग्रेस में चल रहा है और कांग्रेस की यूथ इकाई में अब यह फैसला हो गया है अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर है जहां पर बंदूक की नोक पर युवक का अपहरण कर लिया गया। इको गाड़ी में बदमाश आए और उन्हें अगवा कर लिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 से 5 बदमाशों ने युवक का अपहरण किया। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आई है किस तरह से बेखौफ अंदाज में भरतपुर में बंदूक की नोक पर एक युवक को अपहरित कर लिया गया। अपहरण कर लिया गया उनका। इको गाड़ी में बदमाश आए और अगवा करके ले गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 से 5 बदमाशों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने अपहरण किया। अलवर में सीएम अशोक गहलोत दौरे पर रहे जहां टपुकड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के 6 विधायकों ने सरकार बचाने में सहयोग किया, इनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने एक बार फिर ERCP का मुद्दा उठाया। तमाम जो हमारे 6 विधायक थे बीएसपी के, वो 6 विधायक ने सरकार के साथ में जो चाहते थे कि सरकार राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, स्थायी हो और स्थायी और मजबूत गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। इस बात का एहसास करते हुए मुझे इस बात की कहते खुशी है 6 साथियों ने, चाहे दीप सिंह खैरिया साहब को तो मैं हमेशा आदर सम्मान देता रहता हूँ, बुजुर्ग हैं, लाकर मीणा, संदीप यादव, वाजिद अली, जोगेंद्र अवाना, राजेंद्र गुड़ा, 6 लोगों ने ये सोच करके सरकार स्टेबल होगी तो ही जा कर के जनता का भला होगा, स्टेबल नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मर्ज कर दी अपनी 6 की बीएसपी की पार्टी को। और जो इंडिपेंडेंट थे साथी उन्होंने साथ निभाया। संकट की घड़ी आई थी तभी साथ निभाया। ये समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अरे हाकम बदल जाता, हुक्म नहीं बदल जाता है, ये पहले कहावत थी। अभी तो हाकम वही है, हाकम बदल गया, अपनी बात को बदल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। पहले कहावत थी हाकम बदल जाता पर हुक्म नहीं, उसका दिया हुआ हुक्म नहीं बदलता। मतलब कोई अगर राजा था या कोई मुख्यमंत्री कोई भी है पद पे, उसने अगर मान लो आदेश दे दिया, वो बदल भी गया, नया आने वाला जो है उसको निभाता था। इसलिए कहा गया हाकम बदल गया, हुक्म नहीं बदलता है। ERCP
का प्रोजेक्ट जो कह दिया आपको भंवर साहब ने, प्रधानमंत्री जी को हम बार बार उलाना दे रहे हैं, आपने वादा क्यों किया जनता से चुनाव के अंदर, चुनाव जीतने के लिए जयपुर में अजमेर के अंदर आपने कहा कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है, अलवर सहित पीने के पानी की जो समस्या है, दूसरा हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, धौलपुर करौली हो, टोंक हो, जयपुर अजमेर हो, सब जिलों के अंदर लाभ मिलेगा। पीने के पानी का संकट है, राष्ट्रीय परियोजना होना बहुत आवश्यक है ARCP को, और इसलिए हमने उसको चालू रखा, बंद नहीं किया। ये योजना पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। महंगाई राहत कैंप के आज 18वें दिन पूरे हो गए हैं। इससे अब तक 80 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और इसी कड़ी में आज CM अशोक गहलोत जयपुर के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा किया। पूरे देश में चर्चा है हमारी योजनाओं की। पूरे मुल्क में OPS क्यों नहीं हो जो कर्मचारियों ने दिया है। RGSS स्कीम बनाई है हमने मेडिकल की, कर्मचारियों के लिए अलग से। RGSS स्कीम चिरंजीवी योजना से भी मजबूत स्कीम है, कम स्कीम नहीं वो भी। पहले बिल पेश करने बच्चे नमक करके रहते हैं। कहना मतलब सरकार ने अच्छा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार लोगों को मूड लग रहा है मुझे कि इस बार सरकार वहां पर रिपीट हो सकती है। और वहीं इसके बाद बात अगर करें जयपुर के सीरियल बम धमाकों की, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। 4 दोषियों को बरी करने के इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों की तरफ से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों की ओर से दायर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के साथ ही राजस्थान सरकार की अपील को भी अनुमति दे दी है। माननीय न्यायालय की टिप्पणी को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। अनुसंधान पत्रावली को भी नए सिरे से देखकर कि क्या जो बताई गई हैं कमियां वो किस तरह की कमियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कमी बताई गई है कि CCTV कवरेज से निकालना था क्लिपेज जो आतंकवादी गए रेलवे स्टेशन से। तो हमने चिट्ठी लिखकर पूछा तो कहे CCTV का उस समय कवरेज था ही नहीं रेलवे स्टेशन पे। तो ये ज़रूर है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी गंभीर थी और जानबूझकर की गई या परिस्थितियां ऐसी थीं कि इसका कोई निदान नहीं था। तो हम उसको गंभीरता से लेंगे और उस पर इंटरनल ऑडिट करेंगे। देखिए, जिस तरीके से सतीश पूनिया जी ने सवाल उठाया, मैं उसको उचित नहीं कहूँगा। जांच उनकी सरकार ने करी, उनकी सरकार के टाइम पुलिस ने करी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी, हाई कोर्ट ने आपका अपना वर्डिक्ट है कि उन्होंने उनको माफ किया। अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा कोई अगर कानूनी हम जो इसके अंदर कानूनी अगर तरीके से DB में जा सकते हैं या ये खंडपीठ का दिया हुआ निर्णय है, तो इसलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में जाना एक निर्णय उसका होगा। लेकिन जहां भी जाना पड़ा सरकार जाएगी। ये जो दुकानदार हैं यहीं पर आपने तो शायद बम ब्लास्ट के केस में गवाही भी दी है, आपकी ओर से गवाही हुई है? हाँ, एविडेंस की गवाही हुई थी आपकी गवाही। हाँ। आज हाई कोर्ट की ओर से सभी जो आरोपी थे बम ब्लास्ट के उनको बरी कर दिया गया है। ये सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ये कि ये तो गलत ही हो रहा है। इस दुकान में भी आपके लोगों की डेथ हुई थी? 2-3 आदमी खत्म हुए थे हमारे, 2-3 आदमी खत्म हुए थे। और जो उनके तो मतलब बच्चों को, और एक वो जो कंडक्टर था उसी का भाई एडवोकेट था रामबाबू यादव। रामबाबू यादव एडवोकेट था राजश्याम भाई यादव का भाई, तो वो भी खुद एविडेंस में था। आप क्या सोचते हैं फिर न्याय मिला कि नहीं मिला?
न्याय कहाँ मिला, बताओ कहाँ न्याय मिला। आज मैं अपाहिज हूँ एक तरीके से, 2 घंटे भी नहीं खड़ा रह सकता तो मैं। आपके भी क्या छर्रे गोलियां लगी थी क्या उस मेरे वक्त? लगे थे 8 कहाँ लगी थी? पैर में, अच्छा, अभी भी सोचे नहीं है। देखो देखिए ये वो शख्स है जिनके 13 मई 2008 को जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसी दुकान के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ था, और इन्हीं के क्या नाम है, जूता था, जब 13 नंबर का जूता था। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। अनिल जी, तो अनिल जी गवाही में आपने क्या गवाही दी थी, क्या कहा था आपने? भाई आपके सामने बम ब्लास्ट हुआ था कि हाँ हुआ था, हाँ आपने इसको देखा था, मैंने देखा ही नहीं तो फिर कैसे बताता। हाँ हाँ बाकी मेरे सामने यहाँ जब ये जो खड़ी है ना गाड़ी, जी, ये एक्टिवा जो ये मतलब हीरो होंडा खड़ी है ना, हाँ हाँ, यहाँ ही हुआ था और मैं यहाँ खड़ा था। अब जब 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस फैसले से क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप? रास्ता है लोकतांत्रिक नहीं है यहाँ तो, मतलब रास्ता फांसी होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप, ये जो फांसी की सजा को रद्द किया है, उसके अलावा सभी को बरी कर दिया आरोपियों को, क्या सोचते हैं आप? उनको फांसी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको। आपकी इसी दुकान पर लोग मरे भी थे? 4 मेंबर मरे थे इस दुकान के, आप थे यहाँ मौजूद? वहाँ मौजूद थे। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आतंकवादियों को बरी करने के बाद हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन नहीं गई। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमने विक्टिम पक्ष की तरफ से एसएलपी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने माना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्वीकार किया और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को एडमिट कर लिया और अगली तारीख पर सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि अंततः सभी पीड़ितों को अब इंसाफ मिलेगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29 मार्च को अभियुक्तों को बरी किया, यानी कोई दोषी नहीं, और उस पर जो कार्य राज्य सरकार को किया जाना चाहिए, बार बार ये मांग की। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के बदहाल सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे देने समेत कई मुद्दों को लेकर विधायक अशोक लाहौटी जेडीए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में जयपुर जेडीए केवल बिल्डरों की योजनाओं को ही नियमित कर रहा है। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने जयपुर जेडीए पहुंचकर इस मामले की जेडीसी रवि जैन से जांच करवाने की मांग की। ये जो पानी की लाइनें डल रही है, वहाँ केवल रोड कट और पैच वर्क किया जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर रोडें टूट गई, उनको नई बनाने की आवश्यकता है। मुहाना मंडी डिगी रोड वाली जो रोड 1-1 फीट के खड्डे पड़े हैं, वो रोड नहीं बनने की तुरंत आवश्यकता है। सांगानेर बाजार में जो रोड कट, डिवाइडर कट जो गलत छोड़े गए हैं, उसके कारण से 2-2 घंटे का जाम लग रहा है, वो ठीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने काफ़ी सारी समस्याएं बताई हैं जेडीए से संबंधित, जिसमें सड़कों का निर्माण है, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, कुछ सीवरेज लाइंस के वर्क्स हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि रोड कट्स हैं जिनको कि रिपेयर करना है। राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण करने पर जेडीए प्रशासन के एक्शन देखने को मिले। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण करने पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 4 मंजिला बिल्डिंग को सील किया। जेडीए जोन 4 में स्थित कल्याण नगर तृतीय योजना में अवैध बिल्डिंग को शुक्रवार को सील किया गया। वहीं प्रवर्तन दस्ते ने पीआरएन नॉर्थ जोन में सेक्टर रोड पर आ रहे 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। सड़क सीमा पर अवैध कब्जा करने पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने सुओ मोटो एक्शन के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को हटाया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि सड़क सीमा से चबूतरे, शटर और टीन शेड के अतिक्रमणों को आज सामूहिक अभियान के तहत जोन 3 की निशानदेही पर ध्वस्त किया गया। और वहीं बीकानेर के छतरगढ़ उपखंड के 77 गांव में वन विभाग की भूमि पर कांग्रेस नेता के अतिक्रमण पर वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन 2 दुकानों को तोड़ दिया। कार्यवाहक क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र पाल मीणा ने बताया कि 77 बस स्टैंड के पास वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पहले कई बार मिली थी, जिसके बाद आज वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा तो वन विभाग की भूमि पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कयामुद्दीन के द्वारा 2 दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा था।
शहर में आवारा पशुओं का कहर देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं के चलते आम राहगीर का शहर की सड़कों पर चलना दुश्वार हो चुका है। ऐसा ही एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में मिल्कमैन कॉलोनी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सड़क पर कुछ आवारा पशु खड़े थे और वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। इसी दौरान एक आवारा पशु ने इस राहगीर को बुरी तरह पैरों से कुचल दिया। हालांकि एक व्यक्ति घर से बाहर इस व्यक्ति को बचाने के लिए निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब आवारा पशु ज्यादा थे तो वो भी फिर से घर में चला जाता है। राज्य का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस होता जा रहा है, लेकिन आज भी हॉस्पिटल प्रबंधन यहां मंडराते चूहों से बड़ा परेशान है। प्रशासन के लिए चूहे इतनी बड़ी चुनौती बन गए हैं कि इलाज के महंगे उपकरणों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अब चूहे को पकड़ने के लिए अस्पताल अधीक्षक ने यहां के कर्मचारियों को तलब तक कर दिया है। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उनके साथ उनके परिजन आते हैं। ऐसे में परिजनों ने जो खाने की वस्तुएं लाते हैं उन्हें अस्पताल परिसर में ही फेंक देते हैं, जिसके चलते चूहे होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर से भी उनको खाना मिलता है, बाहर के कुछ एजेंसीज भी उनको खाना बांटते हैं, तो इतने लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से कुछ जो भी जूठन वो छोड़ते हैं, उसकी वजह से चूहों को यहाँ पे खाना मिलता है तो चूहे यहाँ पे होते हैं। तो एक बड़ी समस्या है, आपका कहना सही है, लेकिन इससे बड़ी एक समस्या जो हमने देख रहे थे और जो बार बार हमारे पास शिकायत आई थी, ये थी कि सरकार हमारे को क्या कर सकती है, हमारी मदद के लिए ये कह सकती है कि बड़ा बजट दे सकती है, पैसा दे सकती है। तो हम सफाई वालों को, कॉन्ट्रैक्टर को, सबको साथ लेके, पीडब्ल्यूडी के मेंबर्स को साथ लेके, कहीं पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है तो उनका मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, कहीं सफाई वालों ने अपना कचरा इकट्ठा कर दिया, कहीं सफाई डालने वालों ने कचरा इकट्ठा कर दिया। सबकी अलग अलग समस्याएं थी, उनको साथ लेके एमएस साहब ने सबको निर्देशित किया। सभी MOICs जो सफाई से, कॉन्ट्रैक्ट से, सबसे जुड़े हुए हैं, उनको निर्देशित किया कि वो समय समय पे मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट एमएस महोदय को सबमिट करेंगे। समस्त प्रशासनिक अधिकारी रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रदेश में पेपर लीक का गंभीर मामला चल रहा है। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया है। मंत्री ने कहा कि अगर परीक्षा में 200 प्रश्नों में से 50 प्रश्न मिलते हैं तो पेपर लीक नहीं मानते। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय कोई भी पेपर बनाकर वायरल कर दे और उसमें से 25% प्रश्न समान मिलते हैं तो वो पेपर लीक कैसे हुआ। स्वास्थ्य विभाग के SCHO भर्ती के पेपर लीक को लेकर मंत्री ने कहा कि उसमें सभी प्रश्न नहीं मिले थे तो वो पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गैस पेपर हम भी पढ़ाई के दौरान तैयार करते थे। हेल्थ का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हेल्थ का, मेडिकल हेल्थ का एक नो कोई प्रूव नहीं हुआ है कि पेपर आउट हुआ है। कोई 200 क्वेश्चन बनाएगा और उसमें 50 मिल गए तो आउट हो गया क्या? आउट वो मानते हैं जैसे पूरा पेपर ही आउट हो गया हो। कोई 200 क्वेश्चन में से अगर कोई 50 मिल गए उसमें तो आउट है क्या वो? बड़ा नंबर संख्या कम नहीं होती, क्या 50 मिल जाए तो कम नहीं। मैं जब पढ़ता था ना, हम सवाल बनाते थे ना, वही सवाल आते थे परीक्षा में, तो आउट हो गया पेपर। आप पढ़ते थे, आपको अंदाज नहीं ये सवाल आएंगे, तो अंदाज लगाने में कल्ला जी तो प्रोफेसर रहे हैं, इनको पता है। जो सवाल बना दिए, मैं पढ़ता था, जब मैं सवाल बनाता था 10 में से 5 तो आते ही आते थे। ये तो कौन सी बड़ी बात है? कोई पेपर आउट नहीं हुआ, हमारा मूल पेपर आउट नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता मूल पेपर आउट हुआ है। जैसलमेर के रविंद्र ने 21 साल की उम्र में 3 आविष्कार का पेटेंट अपने नाम करवा लिया है और जिले का गौरव बढ़ाया। अटल इनोवेशन मिशन के तहत गुरुवार को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल टू स्टार्टअप के तहत जैसलमेर के रविंद्र ने हॉर्न बैंड आविष्कार को रिप्रेजेंट किया। पश्चिमी राजस्थान का सरहदी जिला जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में भले ही पिछड़ा है, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। ऐसी ही एक प्रतिभा है रविंद्र। रविंद्र की प्रतिभा का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 21 साल की उम्र में ही रविंद्र ने 3 आविष्कार के पेटेंट अपने नाम करवा लिए हैं। गुरुवार को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल टू स्टार्टअप के तहत जैसलमेर के रविंद्र ने अपनी हॉर्न बैंड
आविष्कार को रिप्रेजेंट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्र को शाबाशी देते हुए उसके आविष्कार की सराहना की। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर से जुड़े होने के साथ ही पिछले कई दिनों हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में रविंद्र ने 4 राउंड क्लियर करते हुए जीत हासिल की थी, जिसके बाद भारत सरकार से इन्हें अपने आविष्कारों को बाजार में उतारने के लिए 1 करोड़ रुपए का ग्रांट भी दिया गया। जैसलमेर के धौलिया गांव निवासी रविंद्र के पिता शिव रतन बिश्नोई देश की सुरक्षा में तैनात हैं। आज एक डिवाइस को मैंने प्रेजेंट किया प्रधानमंत्री जी के सामने, साथ ही साथ राजनाथ जी के सामने, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सर के सामने। इनके साथ मैंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया को भी अपना प्रोजेक्ट दिखाया और उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सराहा। और कल कौन सी महत्वपूर्ण खबरें जो आप जानना चाहेंगे और हमारी नजरों पर रहेगी, आपको बता देते हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का महंगाई राहत कैंप का कार्यक्रम है और प्रशासन गांव के संग अभियान में वो आयोजित शिविरों का अवलोकन करेंगे। सुबह 11 बजे पाली के सुमेरपुर में, दोपहर 1:15 बजे जोधपुर के बिलाड़ा में, शाम 4 बजे नागौर के नावा में अवलोकन का कार्यक्रम हो रहेगा। शाम 6 बजे जयपुर वापस लौट आएंगे सीएम। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण खबर जयपुर ब्लास्ट से जुड़ी रहेगी, जहां पर 15 साल पूरे होने और जयपुर के सभी वार्डों में धरना दिया जाएगा। इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी काले हनुमान मंदिर, सतीश पुनिया आमेर, राजेंद्र राठौर बगरू वालों का रास्ता, सिविल लाइन में अरुण चतुर्वेदी और अशोक सैनी, मालवीय नगर में कालीचरण सर्राफ, रामचरण बोरा, बगरू में अलका गुर्जर, कैलाश वर्मा, सांगानेर में अशोक लाहौटी, विद्याधर नगर के दरपत सिंह राजीव वहां पर धरना देंगे। जयपुर राजस्थान से खबर, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा आयोजित वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा एनएमएमएस का रिजल्ट भी आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो सारी खबरें आपको बताएंगे। लोक अदालत का शुभारंभ होना है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रदेश हमारा में इतना। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में पहुंचे। 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पश्चिम बंगाल में चक्रवात मोका को लेकर